हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुणाल नंदवाना आज की इस अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं एक डिटेल ईयर लॉन्ग कोर्स। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को आज मैं आपसे पूरा कर रहा हूं। आज से हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें हम पूरा डिटेल से एक एक चैप्टर को डे बाय डे पढ़ेंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्विजेस करेंगे और ये सारे जो नोट्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वैसा मैं काम कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे प्रॉमिस लिया भी था कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो वैसा मुझे दिख नहीं रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए तैयारी पूरी रखूंगा। तो आप भी मेरा साथ दें और इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद लाइक करें, कमेंट भी आप कर सकते हैं इस चैनल पर और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर। अब देखो, चैप्टर बात करें क्लास 10th की। सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का, उस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम भैया? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो पढ़ेंगे। और बहुत सारी रिएक्शंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। रिएक्शंस के टाइप यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि कोई रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन होने वाली मतलब चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं। बदलाव किस टाइप से होते हैं देखेंगे हम। देखो, चेंजेस कितने टाइप के हो सकते हैं आपके पास? चेंजेस हो सकते हैं दो टाइप के चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला दिखाई दे रहा होगा फिजिकल चेंज, दूसरा दिखाई दे रहा होगा केमिकल चेंज। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनमें उनकी केमिकल आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। फिजिकल में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो केमिकल चेंजेस हैं उनमें उनकी केमिकल आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। इस डायग्राम के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहली बात करें अगर हम, देखो फिजिकल चेंज की अगर सबसे पहले बात करें तो कौन सा चेंज? ऐसा चेंज जिसमें क्या हो रही हो? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रही हो? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो। देखो, अ रिएक्शन इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज बट द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ले लो आप, आइस का मेल्ट हो जाना। आइस क्या है? H2O है। मेल्ट होकर क्या बन गया? पानी बन गया। पानी भी क्या है? H2O है। तो क्या उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या? तो नहीं हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा चेंजेस हो गया भैया? फिजिकल चेंजेस वहां पर हमारा आ गया है। नेक्स्ट देखो, इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बता रहा था, फ्रीजिंग है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कंडेंसेशंस हैं। ये सारी चीजें क्या है? हमारी केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में आती है। हमारी किस में आती है भैया? फिजिकल चेंज में आती है। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो आप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी सब्सटेंस की मेंटेन रहेगी। मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको आइस क्यूब का। आइस क्यूब को आप पिघलाओगे, मेल्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। लेकिन उसकी आइडेंटिटी तो अभी भी H2O ही है। वो पहले भी पानी था सॉलिड फॉर्म में, अभी भी वो पानी है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। और अगर उसको हम बॉइल कर दें तो भी वो क्या रहेगा? वेपर फॉर्म में हमारे पास H2O ही रहने वाला है। तो क्या उसकी क्वालिटी में, उसकी जो आइडेंटिटी में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ। सिर्फ उसकी फिजिकल फेज चेंज हो गई है। तो फिजिकल फेज तो फिजिकल रिएक्शंस में चेंज होगी ही सही, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, द चेंज में और मे नॉट टेक प्लेस। जरूरी नहीं है कि चेंज हो ही सही, तो चेंज होना जरूरी नहीं है। और ये केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हो, फिजिकल चेंज होगा तभी तो फिजिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तीसरा, हीट चेंज। हीट चेंज में और मे नॉट टेक प्लेस। जरूरी नहीं है कि उसमें हीट में बदलाव आए, यानी एनर्जी में कोई चेंजेस आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। तो या तो फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यही है
कि ऐसे चेंजेस जहां पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ना ही केमिकल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऐसे चेंजेस जिसमें क्या हो, केमिकल आइडेंटिटी बदल जाए, जैसे अ चेंज इन विच और वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, पुराने से नया बना, ये रिएक्शन हो गई साहब। रिएक्शन में नया बना विद अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी भैया, नई आ गई, चेंज हो गई। अब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई तो कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज हो रही थी, केमिकल चेंज नहीं हो रही थी, तो वो फिजिकल चेंज था। अब क्या हो रहा है, फिजिकल भी चेंज हो रही है और केमिकल भी चेंज हो रही है, तो वो कौन सा चेंज हो गया भैया, केमिकल चेंज हो गया है। यहां जरूरी नहीं फिजिकल स्टेट चेंज हो, लेकिन केमिकल तो चेंज होगी ही होगी, और जनरली फिजिकल भी चेंज हो जाती है। देखो इसके एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ पेपर ले लो। एक पेपर है, उसको अब आप फायर कर दो, जला दो, क्या होगा, क्या वापस उस ऐश से वापस से क्या पेपर बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाए तो क्या जंग से लोहा बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता है भैया। आगे आप आओ, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन करा दो, क्या वापस से उससे लाइमस्टोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बिल्कुल ऐसी रिएक्शन जहां पर नया प्रोडक्ट बन रहा है पुराने से बदल करके। देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज कंप्लीटली लॉस्ट, जैसे दूध से क्या बन जाना, दही बन जाना। अब क्या दही से दूध बनाया जा सकता है क्या, नहीं। क्या दही को दूध बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट, आइडेंटिटी उसकी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन, द चेंज इज परमानेंट, चेंज जो है वो परमानेंट रहने वाला है, चेंज परमानेंट रहने वाला है, ये देखेंगे आप यहां पर देखो, द चेंज इज परमानेंट, द चेंज इज जनरली अकम्पेन्ड बाय द एनर्जी चेंज, चेंज होगा तो एनर्जी में बदलाव आएगा, चाहे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर उससे एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी वहां पर चेंज होगी। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और दूसरी बात या लास्ट बात, चेंज रिवर्स नहीं होगा, यानी कि फिजिकल जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सेबल होती है, और केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है भैया, हमारी इरिवर्सेबल होती है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता है। देखो अब मैंने आपको रोका था वहां पे डायग्राम के लिए, मैं आपको वापस डायग्राम की तरफ लेकर चलता हूं। देखो फिजिकल चेंजेस में एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आपको ब्राइटनेस शायद थोड़ी सी कम करनी पड़े, आप ब्राइटनेस कम करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, या फिर मिक्सिंग सैंड विद वाटर, सैंड को वाटर से मिक्स करा दो, क्या होगा भैया, मैं पढ़ के बता रहा हूं इसलिए आपको, अगर डायग्राम ना दिख रहा हो तो। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, सैंड को वाटर से मिक्स करो, क्या नया सब्सटेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वाटर अलग है, सैंड अलग है, अभी भी उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने पहला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस का दिया। और टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो, अभी भी वो क्या है, पेपर ही, उसकी आइडेंटिटी लॉस थोड़ी हुई। तो जिसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, जिसको पहचाना जा सकता है, वो फिजिकल चेंजेस में आ गया। बात करो केमिकल चेंज की, पहला ही डायग्राम दिया हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का पिघलना, जंग लगना, लोहे पर क्या लग गया भैया, जंग लग गया। अब क्या इस जंग लगे लोहे से वापस फ्रेश आयरन बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता। आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड से वापस आयरन ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। कुकिंग फूड, फ्रेश कहीं से आपने सब्जी वेजिटेबल्स खरीदे और उनको कुक कर लिया, अब क्या उनमें से वापस फ्रेश वेजिटेबल्स निकल सकती है क्या, तो नहीं हो सकता है ऐसा। फिर है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, एक प्लांट का जर्माइट होना, एक पौधे का बनना, उसमें से नया सीड आ सकता है, लेकिन क्या उस वाले सीड को वापस से आप गेट कर सकते हो क्या, तो नहीं हो सकता ऐसा भी। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का सड़ना, अब सड़े हुए या पके हुए फल से वापस फ्रेश फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं क्या, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको वहां पर रोका था। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारी अगली क्लास, ये आप देखें, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करें केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें वापस केमिकल रिएक्शंस की, जो केमिकल चेंजेस थे वैसी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की होगा क्या, कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस
रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो जो नया प्रोडक्ट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा भैया, उस रिएक्शन को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा भैया, केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, अ प्रोसेस in which one or more substance react to form new substance with new chemical identity and property। तो जो पहले उसकी केमिकल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी थी वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, नई केमिकल और केमिकल आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई। यानी पुराना जो सब्सटेंस था उससे नया सब्सटेंस बन चुका है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है, नई आइडेंटिटी उसको अब मिल जाएगी। तो ये इस रिएक्शन का पूरी का मतलब यही होने वाला है। देखो द केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री का बहुत पुराना नियम है, केमिस्ट्री का बहुत पुराना नियम है क्या, कि जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जब नए बॉन्ड बनते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। और ये नियम सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, फालतू बात नहीं करते हुए। चलो, द इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो अब मैंने बता दिया आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिर हमने बात करी हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है भैया, केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी केमिकल और आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, नई होती है। मतलब अब उसकी बात करें सर, पहचानेंगे कैसे कि इसमें केमिकल आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या जिससे पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल है। देखो आप, चेंज इन स्टेट, स्टेट क्या हो जाती है भैया, चेंज हो जाती है। फिजिकल जरूरी नहीं हो लेकिन हो जाती है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है रिएक्शन का। देखो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो NH3 गैसियस स्टेट में है, HCl गैसियस स्टेट में है। अब क्या बन गया, दोनों की रिएक्शन करा के NH4Cl सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, NH4Cl। और ये किस में बन गया, सॉलिड स्टेट में। तो गैस ने गैस से रिएक्शन करके क्या बना दिया भैया, सॉलिड। तो क्या हो गया चेंज, इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई क्या, तो वही तो बोल रहा है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या, चेंज इन कलर। देखो लेड ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है पेपर में बहुत सारी बार। देखो लेड ऑक्साइड क्या है भैया, यहाँ पे Pb3O4 जो है रेड कलर का होता है। लेड ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर का होता है। उसको गर्म कर दिया जाए अगर, तो हीट आपने डाली, रिएक्शन होगी, चेंजेस आएंगे। चेंजेस आने के बाद क्या बन गया, PbO, लेड ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, लेड ऑक्साइड से क्या बन गया, लेड मोनोऑक्साइड बन गया, सॉरी लेड मोनोऑक्साइड बन गया। अब लेड मोनोऑक्साइड PbO का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो कलर। तो पहले हमारे पास कलर कौन सा था, जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट था, ये इनिशियल सब्सटेंस था, उसका कलर रेड था। हमने उसमें हीट दी, हीट देते टेम्परेचर चेंज हुआ और क्या बन गया वहां से, PbO, लेड मोनोऑक्साइड बन गया। उसका कलर क्या आ गया भाई, येलो आ गया। उसका कलर कितना आ गया भैया, येलो आ गया। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। उसका कलर क्या आ गया भैया, येलो हो गया, और ऑक्सीजन गैस वहां से क्या हो गई, रिलीज हो गई। तीसरा पॉइंट देखो आप, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। जब भी कभी मेटल की रिएक्शंस एसिड से कराई जाती है तो गैस रिलीज होती है। देखो H2SO4 ने जिंक के साथ रिएक्शन करी। अब ये मेटल है, ये एसिड है। मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। पेन बंद क्यों हो रहा है भाई, तो बार बार, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और जिंक सल्फेट बचेगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस इवॉल्व हो रही है क्या, क्या गैस बन रही है क्या, नई गैस यहां पर आ गई, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस थोड़ी डाली थी, हमने तो H2SO4 लिक्विड फॉर्म में डाला था, डाइल्यूट फॉर्म में, और जिंक हमारा किस में था, सॉलिड में। अब यहां देखो सॉलिड ने एक्वस से, डाइल्यूट लिक्विड फॉर्म से रिएक्शन करके क्या बना दी, गैस बना दी और एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो यहां पर देखो क्या हो गया, इसमें चेंज इन स्टेट भी हुआ है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ है। तो एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा ऐसे चेंजेस भी आपको दिख सकते हैं, तो भी आप पहचान पाओगे कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और नया प्रोडक्ट बन रहा है। मैक्सिमम टाइम ये इरिवर्सेबल होता है, रिवर्स नहीं हो सकती ऐसी रिएक्शंस। नेक्स्ट बात करें, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो सकता है भैया,
चेंज हो सकता है। देखो CaO और H2 बहुत आसान वाली रिएक्शन है, घर में सब देखते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड CaO में अगर आपको क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, तो हीट यहां से रिलीज होगी बहुत सारी। देखो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट, बहुत सारी एनर्जी यहां से रिलीज होगी। अब ये CaOH होल ट्वाइस का काम क्या होता है, तो दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग करने का काम करता है। आप सभी इसको देख चुके होंगे अपने घर में। और यहां से बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। पुराने जमाने में देखा जाता था मकानों पर जो सफेदी है वो चूने से की जाती थी, तो वो यही चूना होता था CaO। इसी में पानी मिलाया जाता था, तो इसको स्टील के या बड़े मजबूत बर्तन में डाला जाता था, क्योंकि उसमें से बहुत सारी हीट निकलती थी। तो प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में इसको नहीं रख सकते थे, मिट्टी के मजबूत बर्तन में या फिर इसको स्टील या लोहे के कोई बड़े कनस्तर में रखा जाता था। तो ये यहां से क्या होता है, कारण उसका क्या था कि बहुत सारी हीट रिलीज करता है, और हीट रिलीज करता है, इस वजह से क्या होगा, यहां पर इसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा। कभी ठंडा भी होगा, कभी गर्म भी होगा। मैक्सिमम गर्मी होता है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये ठंडा भी हो जाता है। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में इनसोल्युबल है, घुलता नहीं है, और वो रिएक्शन के बाद बना। पहले ऐसे सब्सटेंस मिलाए थे जो सोल्युबल थे, दोनों को मिक्स किया और नया जो प्रोडक्ट बना उसमें एक प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रेसिपिटेट भी बन गया। देखो अब AgNO3 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सारी बार पूछी जाएगी, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी इसका जिक्र होने वाला है। सॉरी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर मिक्स किया जाए तो वहां पर क्या बन जाता है, NaNO3 बनता है और AgCl बन जाता है। तो NaNO3 जो है कलरलेस है, और जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। यानी व्हाइट कलर, उसका जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। जबकि NaNO3 का तो कोई कलर है ही नहीं, तो वो व्हाइट कलर किसका हुआ, AgCl का। सिल्वर क्लोराइड का वो कलर व्हाइट रहने वाला है और वो अघुलनशील रहेगा, इनसोल्युबल रहने वाला है, इसलिए उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इनको देखकर, इनमें से कुछ भी चेंजेस आपको दिखे तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये रिएक्शन कौन सी होने वाली है। ये रिएक्शन होने वाली है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमने देखी, केमिकल रिएक्शन को लिख के भी देख लिया वैसे तो हमने, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि ऐसे लिखा जाता है। देखो एक आपकी रिएक्शन आपकी बुक का पहला एक्टिविटी दिया हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्टिविटी 1.1 आप आपकी एनसीईआरटी से देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अजीब है, तो इसको हम आसान शब्दों में अगर देखें तो देखो, आसान भाषा में अगर आप देख पा रहे हो, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन। आपको क्या लेना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन। अब उस मैग्नीशियम रिबन को आपको एक टंग से, इसी पकड़ से दूर से पकड़ना है, एंड स्टार्ट हीटिंग ऑफ इट्स अदर एंड। इसमें एक चीज शायद मिसिंग है कि आपको क्या करना है, उस रिबन को साफ करना है सैंड पेपर से। मुझे शायद लिखा हुआ है, मिसिंग नहीं है भैया, मैंने ही नहीं देखा इसको। क्लीन इट विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से साफ करना है। जब आप इसको सैंड पेपर से साफ करोगे तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। क्वेश्चन भी आएगा उसका। देखो, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग एंड स्टार्ट हीटिंग इट्स अदर एंड। तो एक तरफ से आपको उसको पकड़ना है, दूसरी तरफ से उसको इग्नाइट करना है, जलाना है। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो आप वहां पर देख सकते हो। तो आपने क्या किया, एक टंग से किसको पकड़ा, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और उसको इग्नाइट किया, गर्म किया, जलाया। तो जब जलाया तो वहां से क्या होगा, डेजलिंग फ्लेम निकलेगी, व्हाइट कलर की डेजलिंग, बहुत चमकदार आपको रोशनी वहां पर दिखाई देगी। बट इट इज नॉट बर्निंग अलोन, लेकिन ये अकेली नहीं जल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने तो मैग्नीशियम जलाया था मैग्नीशियम जल रहा होगा, नहीं। कोई भी चीज, किसी भी चीज को जलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन भी साथ में जल रही है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। इस तरीके की एक रिएक्शन हो रही है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन मिलाया और हीट हुआ, तो क्या बन गया, MgO बन गया। इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 क्यों लगाएंगे वो अगले टॉपिक में हम समझेंगे, पहले आप मान के चलो कि हमने 2 लगा दिया। तो Mg प्लस O2 मिलाकर MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एंड नाउ टू कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, होल्ड इट एंड
इट ओवर अ वॉच ग्लास। आप वॉच ग्लास में उसको रख कर देख सकते हो। तो इस तरीके की एक रिएक्शन आपको दी हुई, एक्टिविटी दी हुई, रिएक्शन तो क्या कह सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी दी हुई है। अब इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया हमने, देखा, एक वाइट डेजलिंग फायर वहां से दिखाई दी हमें। तो वो बोल रहा है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो ये भी मैंने बताया आपको कि उसको साफ क्यों किया गया रिबन को। तो जो रिबन है वो काफी समय से रखा होगा तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उनसे उसने रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लेयर बना ली होगी, जो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना ली होगी, उसने रिबन बना ली, वो लेयर बना ली होगी प्रोटेक्टिंग। तो उसको जलने से रोकेगी। तो उसको जलने से रोकने से बचाने के लिए और उसको अच्छे तरीके से कंबंशन उसका करवाने के लिए हम उसको क्या कर देंगे भैया, साफ कर देंगे। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैड अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक क्या चढ़ गई होगी, प्रोटेक्टिंग लेयर, एक कोटिंग चढ़ गई होगी ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट। तो वो क्या कर देगा, जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसको उसके पास आने से रोकेगा और उसके साथ बर्न होने से रोकेगा। सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन। इसलिए पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से साफ किया जाना चाहिए। एंड विद अ सैंड पेपर से आप साफ कर सकते हैं। दिस इज डन कहा गया, वेयर भाई, दिस इज डन नहीं लिखने देगा। रिमूव द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं चलने देगा भाई, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। तो जब आप इसको जलाएंगे तो हीटिंग के समय एक उसके रिएक्शंस अच्छे से हो पाए, इसलिए हम उसको साफ करेंगे ताकि हमारे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट आए, इसके लिए हम उसको साफ करते हैं। दूसरा दिया हुआ है व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय द कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आवर आईज। हमारी आंखों से मैग्नीशियम रिबन को हमें यूं बोला जाता है इतना दूर रखो, जितना मैक्सिमम रख सकते हैं इतना दूर रखो, ऑब्जर्व करो और थोड़ी थोड़ी देर में उससे दूर देखते रहो। रीजन क्या है इस बात का, तो बहुत आसान सा रीजन है, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकल रही है, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम, बहुत ज्यादा चमकदार फ्लेम निकल रही है। वो फ्लेम क्या कर देगी, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो चमकदार है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में देगी। इसकी वजह से आपको क्या हो सकती है, आंखों में डिजीज हो सकती है। द डेजलिंग वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू आईज। आंखों के लिए बहुत ज्यादा वो खतरनाक होती है। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय द कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आवर आईज। तो हमें आंखों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर इस रिबन को जलते समय रखना चाहिए। इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। बात करें हमारे अगले टॉपिक की, तो देखो एक एक्टिविटी छोटी सी और दी गई है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है आपको, एड पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या डालना है, पोटेशियम आयोडीन, और फिर क्या ऑब्जर्व करते हो, तो देखो बहुत आसान भाषा में देखेंगे। टेक सम लेड नाइट्रेट, वही लेड नाइट्रेट लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, बीकर में भी आप ले सकते हो। एड पोटेशियम आयोडीन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि पोटेशियम आयोडीन आप उसमें डाल सकते हैं, तो आपने डाला, तो वहां पर जब रिएक्शन होगी तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन को समझाने के लिए आपके लिए ये एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। ऑफ लेड आयोडीन, किसकी बनेगी, लेड आयोडीन की। एक प्रोटेक्टिंग एक प्रेसिपिटेशन बन जाएगी, किसकी, लेड आयोडीन की एक प्रेसिपिटेशन बनेगी, ठीक है। 8 वंस अ चेंज इन कलर, और कलर इसका क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि येलो क्या, फ्रॉम कलरलेस टू येलो। ऑल्सो टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है और कलर इसका चेंज हो रहा है, तो दो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शंस की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके रिगार्डिंग अपने को एक एक्टिविटी यहां पर गिवन है। बात करें आगे, एक एक्टिविटी और दी गई है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुल्स। ये रिएक्शंस हमने वहां पर पढ़ ली थी, उसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। जिंक ग्रेनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है,
जिंक ग्रेनुअल्स डालने हैं और उसमें एक एसिड डालना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो, H2SO4 एसिड डाल सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो, कोई सा भी एसिड आप इसमें डाल सकते हो। लिखा भी हुआ है उसने हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड आपको डालना है। हैंडल विथ केयर, क्योंकि एसिड की रिएक्शंस हैं, एसिड बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है हार्मफुल होते हैं, लेकिन हाँ लैब में रखे हुए तो हार्मफुल ही होते हैं। तो वो हार्मफुल एसिड्स जो है हमारे लिए, उसको बहुत हैंडल करना पड़ेगा केयर के साथ। तो बिल्कुल आपके टीचर्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस आपको करवानी है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स? क्या आपको लगता है कुछ होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा? जो ये जिंक है ये रिएक्शन करेगा H2SO4 से। जिंक एक मेटल है, H2SO4 या HCl एक एसिड है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो बुदबुदाहट उसकी दिखाई देगी आपको, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। टच द कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो भी आपको कुछ सीनरी दिखाई देगा। इसके टेम्परेचर में क्या दिखाई देगा भैया? आपको बदलाव दिखाई देगा। देखो उस रिएक्शन को आसान भाषा में देखो, और आपकी क्लास 9 का भी एक मैंने डायग्राम यहाँ पर लिया है, उसको भी आप देख सकते हो। देखो चेंज इन टेम्परेचर और रेवोल्यूशन ऑफ गैस, दो यहाँ पर फिजिकल केमिकल चेंज आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो जब आपने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने कुछ मैजिक देखा उसमें। मैजिक क्या देखा? देखो ये अपना क्या था, एक एसिड था, इसके अंदर ग्रेनुअल्स डाल दिया आपने। एसिड के अंदर क्या डाल दिया भैया? ग्रेनुअल्स डाल दिए, कुछ जिंक के दाने डाल दिए। अब जैसे ही एसिड के अंदर जिंक के दाने डालोगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। और उसको आपने किस में डाल दिया? एक सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। ऑब्जर्व करने के लिए बताया, सोप सॉल्यूशन एक्टिविटी में नहीं दिया है, लेकिन हमारी क्लास 9 में हमने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या कर दिया, एक सोप सॉल्यूशन में उसको डाल दिया है। बहुत बढ़िया, मुझे ही नहीं लिखने देगा ये। यस, I'll do it। देखो एक सोप सॉल्यूशन में आपने डाला तो यहां से आपको क्या दिख रहा है भैया? गोल 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 गोल। डायग्राम पे चलने में दिक्कत आ रही है इसको शायद, आई थिंक सो। नहीं चलने देगा क्या? यहां से जो गैस इवेल हो रही है, हमारी गैस यहां से निकल कर जा रही है, आप देख सकते हैं। उस गैस को ऊपर जब हमने ऑब्जर्व किया और एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेकर आते, पॉप साउंड, पट पट की साउंड के साथ वो हाइड्रोजन यहाँ पर जलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ हाइड्रोजन का टेस्ट भी आप कर सकते थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। दूसरा, इस फ्लास्क को अगर आप चेक करोगे तो फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ से कुछ हीट भी यहाँ से निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। दो केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जा सकता है? केमिकल रिएक्शन बोला जा सकता है। अब बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? फिर अब तक हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस। हम बोल रहे थे, सिर्फ हमने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, तो हमने लैब में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठा लिया, फिर उसके अंदर जिंक डाल दिया, एक गैस निकली, उसको जलाया, पॉप साउंड आया, मजा आया। तो ये रिएक्शन, अब तक हम सिर्फ रिएक्शन के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब रिएक्शन के बारे में देखना नहीं है हमारे को। अब हमें क्या करना है? ठीक है, यहां पर रिएक्शन के बारे में नहीं देखेंगे, अब वो रिएक्शन को बनाते कैसे, लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है भैया? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखेंगे, अ केमिकल इक्वेशंस लिंक टुगेदर द सब्सटेंस व्हिच रिएक्शंस विद अ न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड। तो होगा क्या कि कुछ सब्सटेंस आपने लिए, कुछ सब्सटेंस आपने चुने, उन सब्सटेंस से रिएक्शन कराएंगे तो उन सब्सटेंस को क्या बोला जा सकता है? रिएक्टेंट बोला जाएगा। और सब्सटेंस जब रिएक्शन करेंगे और कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा भैया? जो नया सब्सटेंस उसको प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? प्रोडक्ट बोला जाएगा। उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्रोडक्ट।
इसको क्या बोल दिया जाएगा, रिएक्टेंट बोल दिया जाएगा। तो जिससे बना रहे हैं वो रिएक्टेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसको प्रोडक्ट बोल दिया जाएगा। यानी जो फाइनल सब्सटेंस बना उसको क्या बोल दिया जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो तरीके, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके, एक तो वर्ड इक्वेशन, एक सिंबल इक्वेशन। एक तो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे और एक सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है भैया, वर्ड इक्वेशन जानते हो आप, जैसे अभी पहले लिखी हुई थी इक्वेशन में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या मिला दो, जिंक ग्रेनुअल्स मिला दो, तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, क्या बोलते हैं, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा वो बोल रहा था। तो जो इसी वर्ड्स को बोलना और इसी को लिखना, इसको क्या बोला जा सकता है, वर्ड इक्वेशन बोला जा सकता है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इनको इनके सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल से, नंबर ऑफ एटम्स से, सबसे रिप्रेजेंट करके जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो उसको बोला जाएगा सिंबल इक्वेशन। क्या बोला जाएगा भाई, सिंबल इक्वेशन उसको बोला जाता है। देखो यहां पर मैं लिख के बता देता हूं आपको, जैसे कि, या लिख के क्या बताना, दिख रहा है यहाँ पे अपने को, एक रिएक्शन गिवन है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन मैंने आपको कराई है। ये देखो, जैसे NH3 है और HCl है, और क्या बन गया, NH4Cl। या फिर कोई भी रिएक्शन देख लो, जैसे जिंक है, ये देखो यहाँ पर बड़ी इक्वेशन लिखी हुई है, जिंक लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, स्पेलिंग गलत है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई है। तो ये नीचे जो लिखी हुई है, ये जो नीचे लिखी हुई है, इसको क्या बोलेंगे भाई, ये जो लिखी हुई है इसको हम बोल देंगे वर्ड इक्वेशन, और जो ऊपर लिखी हुई है सिंबल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलेंगे हम सिंबल इक्वेशन। तो दो टाइप से आप इसको लिख सकते हो, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी रिएक्शंस को बैलेंस करना, क्योंकि अब तक जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उनको हम अनबैलेंस पढ़ रहे हैं। फिर इन रिएक्शंस को, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, तो वर्ड इक्वेशन में हमने बोल दिया और वो इक्वेशन हो गई। फिर हमने उसको सिंबल रिप्रेजेंटेशन में डाला, तो हाइड्रोजन को H2 बोल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को HCl बोल दिया, लेकिन कितने कितने एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ना उनकी स्टेट मेंशन की है। तो इन सब चीजों का रिप्रेजेंटेशन करके जब हम उस फाइनल इक्वेशन को लिखेंगे तो उस इक्वेशन का नाम होता है बैलेंस इक्वेशन। तो जो बैलेंस इक्वेशन का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक, और हर साल उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये जो कोर्स है ये डिटेल ईयर लॉन्ग कोर्स है, तो हम लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे, वन शॉट्स यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो हमारा वो बैलेंस रिएक्शन होने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।